नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। अगर पूरी दुनिया को एक मोहल्ला मान लिया जाए तो पाकिस्तान इस पूरी दुनिया का सबसे लड़ाकू पड़ोसी है, जिसकी अपने किसी पड़ोसी से नहीं बनती। वो अपनी करतूतों और नाकामी का ठीकरा हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों पर फोड़ देता है, यहां तक कि वो सीमा पार जाकर हमले भी करता है। लेकिन कल रात जोश में आकर उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी कीमत इस्लामाबाद को बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। पाकिस्तान ने कल अफगानिस्तान में बम बरसाए, जिसमें कई मासूमों की मौत हो गई है। अब इसके बाद पाकिस्तान में खतरे का सायरन बजने लगा है, क्योंकि काबुल की सत्ता पर बैठा तालिबान अब चुप नहीं रहेगा। आखिर कब तक चुप रहेगा वो? जानकारों का मानना है कि अगले 48 घंटे में अफगानिस्तान बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का प्रचंड प्रहार कर सकता है। लेकिन ये युद्ध सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर पर ही नहीं होगा, बल्कि इस्लामाबाद, कराची और पेशावर और लाहौर में भी कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि अगले 48 घंटे आखिर क्यों हैं पाकिस्तान पर भारी, और कितनी आग फैलाएगी अफगानिस्तान की चिंगारी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान ने सारी हदें पार करते हुए बीती रात करीब 12:30 बजे अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 35 लोग मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि उसने आतंकी संगठन तहरीक तालिबान और जमात उल अरहार के ठिकानों पर यह हवाई हमले किए हैं। लेकिन अफगानिस्तान से आई तस्वीरों ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी नागरिक ठिकानों पर निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सरकार के मंत्री अताउल्लाह तरार ने दुनिया को गुमराह करने के लिए दावा किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक में 25 आतंकवादी मारे गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के गियान और चमकानी में, जबकि कुनार प्रांत के मरबारा इलाके में रिहायशी घरों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। शर्मनाक बात यह है कि जब पहले हमले के बाद लोग पीड़ितों की मदद करने के लिए पहुंचे, तो 25 मिनट बाद एक बार फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने निहत्थे मासूम लोगों पर हवा से बम दाग दिए, जिसकी वजह से कई मासूम आम नागरिक मारे गए। रात में किया गया यह हमला बहुत भयानक था, और जब पाकिस्तानी वायुसेना ने नागरिक ठिकानों पर बम बरसाए तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। वहीं कई घरों से आग की लपटें और धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। आप भी देखिए इस नापाक हमले की एक तस्वीर। तो दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार और गुनहगार पाकिस्तान अपने देश में होने वाले हर आतंकी हमले का दोष हमेशा अफगानिस्तान पर मढ़ देता है, और हर बार अफगानिस्तान के बेकसूर लोगों पर हमला बोल देता है। पिछले साल सितंबर से पाकिस्तानी एयरफोर्स लगातार अफगानिस्तान पर आतंक विरोधी अभियान के नाम पर हमले कर रही है, लेकिन हर बार पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में आतंकियों की जगह आम लोग मारे जा रहे हैं। ये हमले आतंकी कैंप की जगह आम लोगों के घरों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर और यहां तक कि मस्जिदों पर किए जाते हैं। अफगानिस्तान से आई इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे और कई बुजुर्ग शामिल हैं। साथ ही कई मासूम बच्चों और बच्चियों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और मुनीर की पापी सेना को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को वो आतंकवादी बता रहा है। दिन भर गाजा की रट लगाने वालों को यह पता होना चाहिए कि पिछले 9 महीने से अब तक पाकिस्तानी वायुसेना 565 आम अफगान नागरिकों को मौत के घाट उतार चुकी है।
पाकिस्तान भले ही अंधा हो चुका है, लेकिन क्या बाकी दुनिया को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती? दुनिया को ये देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों में लिपटे इन छोटे छोटे बच्चों का अपराध क्या है। जिस उम्र में इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में इनके जिस्म पाकिस्तानी बमों के बारूदी जख्मों से छलनी है और उनके ताबूत जो हैं वो ज़मीन में दफन होने जा रहे हैं। सांत्वना देने वाले हाथ भी इन बच्चों के उस खौफ को कम नहीं कर पा रहे जो आसमान से बरसी मौत ने उनके जहन में भर दिए हैं। क्या इन तड़पते हुए मासूमों की सिसकियां, इनके जिस्म से बहता खून और इलाज के लिए बेबस गड़गड़ाते इनके माँ बाप भी पाकिस्तान की सेना को आतंकवादी नजर आते हैं? आइए अब आपको सुनवाते हैं इस एक हमले में घायल हुए एक नागरिक की आप बीती। استرجمات صوتها بلشخان ګوردا مونږ ته مخ مخ زه خپل د به مسپارم چا کور نکل املا وشو مشمون خزي زنانا د بمبول لوندي وو په پیپر ګرځل مونږ چورونه وو د کلی کوم خال بیرل زه مور املا چې وشو مونږ ولګي زه خپل اوس د زیل غلې یو مشتي ټول ملکی خلک زمي خلکونه ول نه زمي مونږ ته پستر ګورې نه نه د مشپیل لري د موري زل لري صرف دا کور دا کورانه په څومره شي وی تقریبا ولا خلک په موټرو کې ډیر وړل دغه کلیول دغه کورنۍ ولا خلک تقریبا د 50 ډیر دی ونه شمیل ډیر دي ځکه چې دا وخت ډیر خلک پورې ورده کومو دي کلو خلک وړل। वहीं पाकिस्तानी हमले में घायल हुए ज्यादातर चश्मदीद यही बता रहे हैं कि जब यहां बमबारी हुई तब उस समय यहां कोई सैन्यकर्मी या तालिबान का लड़ाका मौजूद नहीं था। गांव वालों का कहना है कि इस हमले से प्रभावित सभी लोग आम नागरिक थे। इस एयर स्ट्राइक में एक आम नागरिक बादशाह खान के घर को निशाना बनाया गया है। लोगों का कहना है कि जैसे ही पहला हमला हुआ, बादशाह खान के पड़ोसी तुरंत लोगों की मदद के लिए भागे और मलबे में फंसी महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने लगे। लेकिन करीब 25 मिनट बाद कायर पाकिस्तानी सेना ने बचाव करने वाले नागरिकों की भीड़ पर दूसरा हवाई हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और कई बुरी तरह से घायल हो गए। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की बेरहमी की गवाही देता यह मंजर रूह कपा देने वाला है। जहां कभी एक हंसता खेलता परिवार रहता था, आज वहां सिर्फ ईंट, पत्थरों और मलबे का ढेर बचा है, जिसे पाकिस्तान की पापी सेना अपना टारगेट कह रही थी। वो दरअसल किसी गरीब का आशियाना था। अब यहां सिर्फ मौत का सन्नाटा और अपनों को खोने की जो है वो चित्कार और चीखें गूंज रही हैं। आप भी सुनिए हमले के बाद पहुंचे यहां एक पत्रकार ने क्या देखा और उसने क्या कहा। Last night, 12 o'clock, Pakistani military had targeted many civilian places in Afghanistan. As I have reported, they targeted some civilians' houses in Kunar, Paktika, and Paktia. This is Paktia province. I'm in Mandukhil place. This belongs to and I have speak with many of civilians that they lost their relatives in last night attacks. As I have spoke with officials and in this place with some people, they said last night Pakistani military bombed this place. This is Bismillah Khan house and this civilians place, and unfortunately as I have reported, dozens of civilian people included women and children had been killed in last night airstrike. वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान में हुई हालिया आतंकी हमलों का जवाब है। दरअसल उनका इशारा शनिवार को कराची में हुए बम धमाके की तरफ था, जिसमें शहर के गुलिस्तान जोहर इलाके में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी और इस हमले में जो 3 हमलावर थे वो भी मारे गए थे। सिंध पुलिस के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वालों ने अपनी गाड़ी से जो उसका मुख्य दरवाजा था उस पर टक्कर मारी थी, जिसके बाद एक धमाका हुआ और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार और सैन्य अधिकारियों ने इसके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और उससे जुड़े गुटों को जिम्मेदार बताया था। पाकिस्तान इन गुटों को अफगानिस्तान में पनाह मिलने की बात कहता है और अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहता है। तो पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद नाम के सांप को पाल रहा है और जब यह सांप पाकिस्तान को डसता है तो वो कभी भारत को तो कभी अफगानिस्तान के नाम पर दाग लगाने लगता है। मुनीर की सेना के पास भारत से लड़ने की औकात नहीं है, इसलिए हर बार वो किसी भी हमले के बाद
अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। आपको बता दें कि पिछले साल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान ने कई हवाई हमले किए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक मिनी वॉर, एक छोटा युद्ध शुरू हुआ था। उस वक्त कतर और तुर्की ने बीच में आकर युद्ध विराम करवा दिया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान में हमला करता रहता है। जाहिर है अफगानिस्तान भी आखिर और कितने हमले बर्दाश्त करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध हुआ, फुल स्केल वॉर हुआ, तो कौन भारी पड़ेगा, पाकिस्तान या फिर तालिबान? देखिए, पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है, वहीं अफगानिस्तान का नंबर इस मामले में 118वां है। लेकिन इसके बाद भी जानकार मानते हैं कि तालिबान से निपटना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है, आइए इसकी वजह जानते हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान की सेना की बात करें तो अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग $7 बिलियन के हाईटेक सैन्य उपकरण छोड़े हैं। इनमें M4 कार्बाइन, 82 mm मोर्टार लॉन्चर, M16 राइफल शामिल है। इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान में अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 लड़ाकू विमान भी छोड़कर चला गया है। वहीं अमेरिका के हजारों बख्तरबंद सैन्य वाहन, नाइट विजन डिवाइस, संचार और निगरानी के में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जो हैं वो तालिबान के पास हैं। वहीं बताते हैं कि रूसी हथियारों का भी बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में है, जो अब तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में है। बता दें कि अमेरिका की तरह रूसी सेना का भी लंबे समय तक अफगानिस्तान में बेस रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह भी है कि पाक अफगान सीमा का इलाका काफी दुर्गम है, बड़ा खतरनाक इलाका है और अफगान लड़ाके यहां छापा मार युद्ध में बहुत माहिर माने जाते हैं। तालिबान के जो सैनिक हैं उनकी सैन्य और लड़ाकू क्षमता भी पाकिस्तानी सैनिकों से बहुत 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 बेहतर है। सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान के इन लड़ाकों ने दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस की सेना से सालों तक मुकाबला किया है। 1979 से लेकर 1989 तक 10 सालों में अफगान लड़ाकों ने सोवियत सेना को जबरदस्त चुनौती दी और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका की बात करें तो अफगान लड़ाकों ने 2001 से 2022 तक अमेरिकी सेना से भी मुकाबला किया है। तो सोचिए, जिन अफगान लड़ाकों पर रूस और अमेरिका पूरी तरह से विजय हासिल नहीं कर पाए, उनका पाकिस्तान क्या बिगाड़ लेगा। तो तालिबान और पाकिस्तान आज जानी दुश्मन है, लेकिन कभी ये एक दूसरे के कट्टर दोस्त भी हुआ करते थे। आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली, आइए अब इसकी वजह जानते हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच 20 सालों तक लंबी लड़ाई चली थी। 2001 में कई तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के जो इलाके थे KPK के, उस इलाकों में शरण ले ली। उसी वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ गठबंधन कर लिया और इस इलाके में तालिबान और अल-कायदा से जुड़े लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए गए, जिसमें स्थानीय पश्तून कबीलों में एक गुस्सा, एक नाराजगी पैदा हो गई। वे इसे अपनी आज़ादी पर हमला मानते थे और जुलाई 2007 में जब टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पर पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन किया। इस मस्जिद में तालिबान और अल-कायदा से जुड़े कई आतंकवादी छुपे हुए थे। इसके बाद दिसंबर 2007 में पाकिस्तान से बदला लेने के लिए TTP का गठन हुआ और बैतुल्ला मसूद के नेतृत्व में कई छोटे छोटे जिहादी ग्रुप एकजुट हो गए, एक साथ आ गए और TTP का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव था, बहुत पुराना, और दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देने लगे। TTP का मकसद पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जिहाद करना था। TTP पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। उसका मानना था कि पाकिस्तान सरकार जो है वो सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, इसलिए वो उसके खिलाफ हमले करने लगा। 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी और 2008 में TTP ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर हमला किया, जिसमें 60 लोग मारे गए। यह बहुत बड़ा हमला था, लेकिन सारी हद पार हुई 2014 में। TTP ने तब पेशावर के आर्मी स्कूल में हमला करके 131 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। इसे विश्व इतिहास में सबसे दिल दहलाने वाला आतंकवादी हमला माना गया और आखिरकार 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और तालिबान को काबुल की सत्ता मिल गई। और पाकिस्तान को इस समय उम्मीद थी कि नई अफगान सरकार जिसमें तालिबान बैठा हुआ है वो TTP को काबू में करेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। 2021 में कई गुटों में बटा TTP एक हो गया और सभी गुट मिलकर पाकिस्तान को निशाना बनाने लगे। 2021 में ही
पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच सीज फायर का समझौता भी हुआ था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पनाह दे रही है। हालांकि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो हमेशा इन आरोपों को खारिज करती है। एक आंकड़े के मुताबिक टीटीपी 2007 के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में 83,000 लोगों की हत्या कर चुका है। वहीं यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके पास करीब 6,000 लड़ाके मौजूद हैं। तो तालिबान और अमेरिका की इस लड़ाई में पाकिस्तान डॉलर के लालच में कूदा था, डॉलर कमाने के लिए, जिसके बदले में टीटीपी जैसा जिन्न उसके गले पड़ गया, या कहें सांप गले पड़ गया। इसलिए अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि अमेरिका ने इस पूरी लड़ाई में उसे टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यही बात, टॉयलेट पेपर वाली बात कही थी। में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाए इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की एकमात्र वजह टीटीपी ही है, बल्कि दोनों देशों के बीच विवाद की एक बहुत बड़ी वजह और भी है। उसे कहते हैं डूरन लाइन। जी हां, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि डूरन बॉर्डर जो है, डूरन लाइन जिसको कहा जाता है, इसे लेकर दोनों मुल्कों में हमेशा क्यों विवाद रहा है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसे डूरन लाइन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा करने के लिए 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी एक सीमा रेखा खींची थी। यह समझौता काबुल में ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी डूरंट और अफगानिस्तान के शासक अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुआ था। इस वजह से इस विभाजन रेखा यानी इस बॉर्डर का नाम डूरन लाइन रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही 1947 में पाकिस्तान को डूरन रेखा विरासत में मिली, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये बॉर्डर पश्तून जो होते हैं, जो पठान कबीले हैं, जनजातियां हैं, जो उनका इलाका है, उससे होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से गुजरती है। इस तरह से ये पश्तून जो आबादी है, जो पठानों की आबादी है, उसको दो देशों में बांटती है। सीमा के पास रहने वाले पश्तूनों का आरोप है कि इस बॉर्डर ने उनके घरों, परिवारों को, रिश्तेदारों को बांट दिया। विवाद तब गहरा गया जब मार्च 2017 में पाकिस्तान ने सीमा पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया, क्योंकि यहीं से दाखिल होकर टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान में हमले करते रहते थे। और अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से डूरन लाइन पर तनाव बढ़ा है, क्योंकि तालिबान इस रेखा को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और आज भी अफगानिस्तान इसे अपनी सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं करता है। तो यह है डूरन लाइन का विवाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों में जगी इंसाफ की आस। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका पूरा सच में स्वागत है। और आखिरकार 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाली नर्स सरला भट्ट के परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। सरला भट्ट का 1990 में तब बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था जब कश्मीर में हिंसा चरम पर थी। उन्हें आतंकियों ने किडनैप कर लिया था और फिर टॉर्चर के बाद मार डाला था। उनकी हत्या का आदेश देने का आरोप जो है वो खूंखार आतंकी यासिन मलिक पर लगा है और अब इस केस में उनका नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया है। कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें जेल में बंद जेकेएलएफ के आतंकी चीफ यासिन मलिक को सरला भट्ट के अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मास्टरमाइंड के तौर पर शामिल किया गया है। सरला भट्ट का किस तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया था और यासिन मलिक ने इसमें क्या भूमिका निभाई थी, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं सरला भट्ट के करीबी रिश्तेदार पीके भट्ट ने क्या कहा। खुशी की बात है, चार्जशीट लग गया है। इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 37 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। अगर 37 साल में नहीं हुआ तो कब होगा फिर? ये नहीं कि सरला भट्ट के केस में जितने भी विक्टिमाइज केस बेचारे हैं, हमारे टिकालाल टिप्पू जी है, नीलकंठ गंजू है, वो सतीश टिप्पू है, गिरजा टिप्पू है, किसको आज तक इन्होंने इंसाफ दिलाया? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका इंसाफ मिलना चाहिए। तो सरला भट्ट की दर्दनाक कहानी सुनकर कोई भी पत्थर दिल इंसान भी हिल जाएगा। उनकी हत्या तब की गई थी जब कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा था और पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकियों ने हिंदुओं को घाटी छोड़ने का फरमान सुना दिया था। हिंदुओं को मस्जिदों के लाउडस्पीकर से धमकी दी जा रही थी, रार लिव, गालिव या चालिव, यानी कि या तो धर्म परिवर्तन करो, या तो भाग जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। इसी दौर में सरला भट्ट कश्मीर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स की नौकरी करती थी। चूंकि सरला भट्ट हिंदू थी, कश्मीरी पंडित थी, इस वजह से आतंकियों की लंबे वक्त से सरला भट्ट पर निगाह थी। इस अस्पताल में यासिन मलिक के सहयोगी आतंकी जो थे वो अब्दुल रहमत गुरु और जेकेएलएफ के डिप्टी कमांडर हामिद शेख सक्रिय था। ये आतंकी सरला को बार बार नौकरी छोड़ने की धमकी दे रहे थे कि नौकरी छोड़कर तुम चली जाओ। लेकिन 14 अप्रैल 1990 को यासिन मलिक के आदेश पर जेकेएलएफ के आतंकियों ने सरला भट्ट को उनके अस्पताल के हॉस्टल से किडनैप कर लिया। इसके बाद आतंकी उन्हें एक अनजान जगह पर ले गए। वहां उन दरिंदों ने, आतंकवादियों ने उनके साथ 4 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया और जब जिहादियों का मन भर गया तो उन्होंने सरला भट्ट को तड़पा तड़पा कर मार डाला। आखिरकार 19 अप्रैल को श्रीनगर के डाउनटाउन में सरला की लाश मिली। जिसने भी उनकी लाश को देखा उसकी रूह कांप गई। सरला के शरीर में अनगिनत छेद थे, कई कट लगे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और हाथ पांव जो थे वो बुरी तरह से बंधे हुए थे। उनके शव के पास ही हाथ से लिखा हुआ एक नोट था जिसमें दहशतगर्दों ने सरला को पुलिस का मुखबिर बताया था। लेकिन सरला के साथ हुए जुल्म की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। जब सरला की जो शव यात्रा निकल रही थी तब आतंकवादियों ने उस पर भी बम से हमला कर दिया। इसके बाद आतंकवादियों ने अनंतनाग में सरला भट्ट के पुश्तैनी घर को भी आग के हवाले कर दिया और इस सब से सरला भट्ट का जो परिवार था वो टूट गया और उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़कर पलायन कर लिया। लेकिन अब सरला भट्ट के परिजनों को 36 सालों के बाद जो एक इंसाफ की उम्मीद थी वह लग रहा है कि अब जल्द पूरे होने जा रही है। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। कैश है ना?
करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।